बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान नसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे थे वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा से मुतल्लिक़ थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आईएसपीआर की जानिब से जो 7 सत्रों का एक अलामिया जारी किया गया है, जिसमें इस बात की अनाउंसमेंट कर दी गई है कि साबिक़ डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद पर फ़र्द जुर्म लगा दी गई है। ये जो नाज़रीन 7 सत्रों की आईएसपीआर की जानिब से एलामिया प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, ये सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट नहीं, बल्कि ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान के करीबी जो साथी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। तो आज के इस व्लॉग में एक तो हम बात करेंगे कि ये जो 7 सत्रों का आईएसपीआर का एलामिया है, इसमें छुपी जो ख़बरें हैं, जो ताने बाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से जहाँ के जुड़ते हैं, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस प्रेस रिलीज़ की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी इमरान खान और पीटीआई के लिए, इसमें क्या बुरी ख़बर है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ को क्या बड़ा झटका लगा होगा इस अलामिया के बाद। एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इमरान खान ने क्यों वार्निंग दी है अपने पार्टी के रहनुमाओं को, अगले 10 दिन क्यों अहम करार दिए जा रहे हैं। तो ये 2 खबरें हैं जिनकी डिटेल इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। 12 अगस्त 2024 ये नाज़रीन वो दिन था जब पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि पाक फ़ौज के तर्जमान इदारे की तरफ से, आईएसपीआर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे एक प्रेस रिलीज़, एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि साबिक़ डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग करने का फैसला किया गया है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उन्हें मिलिट्री हिरासत में भी जो है वो ले लिया गया है। इस खबर में कहा गया था, ये जो 12 अगस्त 2024 का एलामिया था, कि 2 पॉइंट्स पर जो है जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। एक टॉप सिटी का मामला था, दूसरा पोस्ट रिटायरमेंट के कुछ पॉलिटिकल इश्यूज से उसकी बात की गई थी। लेकिन आज का नाज़रीन ये जो एलामिया है, इसमें ना पोस्ट रिटायरमेंट की बात की गई है, ना प्री रिटायरमेंट की बात की गई है। इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मामला है, इसका जो दायरा है वो बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उसमें तौसीक कर दी गई है। दूसरी लाइन नाज़रीन जो इस एलामिया की है, इसमें यह कहा गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरले में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट यानी उन पे फ़र्द जुर्म लगा दी गई है। तीसरी नाज़रीन जो लाइन है, अब ये बड़ी अहम है, आप सुने, मैं आसान अल्फाज में, आसान ज़ुबान में इसकी इम्प्लीकेशन, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ तक जाते हैं, इसकी वो कहते हैं ना कि सियासी असरात या लीगल असरात कहाँ तक जाते हैं, ये मैं आपको बयान करूँगा। तीसरी लाइन में कहा गया है कि इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़, मफाद को नुकसान पहुँचाना है, अख्तियारात, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। ये जो पहली लाइन है कि सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, तो फैज़ हमीद का किस सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ था, किस सियासी जमात के रहनुमाओं के साथ, लोगों के साथ फैज़ हमीद के ज़ाती ताल्लुकात थे। ये पीटीआई के कई रहनुमा, सरदस्त तो मेरे जहन में जो नाम आ रहा है वो अली अमीन गंडापुर साहब का है कि उनका फैज़ हमीद की रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट के बाद भी उनके साथ ताल्लुक़ था। और गंडापुर साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद है कि फैज़ हमीद साहब के उनके पास मैसेजेस आया करते थे और वो तजावीज़ दिया करते थे कि ऐसा ना करें, ऐसे कर लें। तो इस पर गंडापुर साहब ये कहते थे कि मैं उनको रिस्पॉन्स करने के बजाय ओके लिख देता था। अब ओके का मतलब भी कि जो आपको प्रपोजल दिया गया है, जो तजवीज़ दी गई है, आप उसके ऊपर ओके लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उनकी बात को मान रहे हैं। तो ये सियासी सरगर्मियाँ का जो इशारा है, जो बात यहाँ पे की गई है, ये कनेक्ट करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, और ख़ुद इमरान खान के साथ भी। ये जो अगली बात है
कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाया है, तो रियासत को कौन सा नुकसान पहुँचाया है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कौन से आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हुई है? ज़ाहिर सी बात है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं, साबिक डीजी आईएसआई हैं, साबिक डीजी सीआईएसआई में रह चुके हैं, तो उनके पास बहुत सारे सीक्रेट होंगे, खुफिया राज होंगे, जिसमें पाकिस्तान का मफाद के साथ साथ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ भी उसमें शामिल है। तो वो जो राज थे, उसे क्या किसी सियासी जमात के मफाद के लिए या सियासी जमात के सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया, उसको जो है वो इस्तेमाल किया गया। ये भी लगता है कि मामले जो ताने-बाने हैं, ये उसी तरफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं। और फिर कहा गया कि फैज़ हमीद ने अख्तियारात का और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल है। ये जो अफराद को नुकसान पहुँचाना, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, अख्तियारात का गलत इस्तेमाल, ये तो टॉप सिटी वाला मामला लगता है कि यहाँ पर आईएसपीआर ने टॉप सिटी के मामले की बात की है। लेकिन अगली नाज़रीन जो सतर है, जो लाइन है, वो बड़ी खौफनाक है, जिसमें कहा गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान, यानी जब जनरल फैज़ हमीद से कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग के दौरान इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के मुलविस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। और फैज़ हमीद साहब के डीजी आईएसआई होते हुए या उनकी डीजी आईएसआई की रिटायरमेंट के बाद कौन से पुरतशद्दुद वाक़यात हुए जिनका डायरेक्टली जो ताल्लुक़ है वो फ़ौजी तनसीबात के साथ है, मिलिट्री इमलाक के साथ है, कंटोनमेंट के साथ है। उसमें सबसे बड़ा वाक़या तो 9 मई का है, जिसमें हमने देखा कि एक ही दिन में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से मुल्क भर में दर्जनों जो मिलिट्री इमलाक और तनसीबात थी, उनको टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया। तो ये बात उसी तरफ जा रही है। और आगे वाली लाइन में, अगली लाइन में इसको क्लियर कर दिया डीजी आईएसपीआर ने। आईएसपीआर के लामे में वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतल्लिक वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। यानी फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 9 मई के वाक़ये की वहाँ पर भी तफ्तीश की जा रही है। फैज़ हमीद से पूछगिछ की जा रही है, सवालात पूछे जा रहे हैं, एविडेंस इकट्ठा किया गया होगा, मज़ीद शवाहिद और चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं, तो इस पर भी तफ्तीश जारी है। अब 9 मई का जो इल्ज़ाम लगता है वो तो तहरीक इंसाफ पे लगता है, और उसके जो मनसूबा साज हैं उसमें इमरान खान साहब का नाम सर फहरिस्त जो है अलजली लिया जाता है कि इमरान खान उसके मनसूबा साज थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उसके एग्जीक्यूटर थे, उसके जो है वो फैसिलिटेटर थे। तो इस सत्र के ज़रिए ये कहा गया है कि 9 मई का वाक़या भी फैज़ हमीद से निकल के सियासी लोगों के सियासी अनासर तक जाएगा, क्योंकि अगली लाइन ये कहती है कि इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी तफ्तीश में शामिल है। मज़मूम सियासी अनासर की ईमा क्या हो सकती है? पहले तो यह है कि मज़मूम सियासी अनासर कौन होंगे। वो ज़ाहिर सी बात है कि इस सत्र को पढ़ने के बाद, इस जुमले को पढ़ने के बाद, इस सियासी अनासर वाले लफ्ज़ को पढ़ने के बाद खामखा हमारा ख्याल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाता है, बानी तहरीक इंसाफ से जाके जो है वो कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो लग रहा है कि जैसे ये पूरी जो इंक्वायरी है, इसका दायरा अख्तियार जो है इसमें वसी कर दिया गया है, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और इस इन्वेस्टिगेशन में इमरान खान, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी शामिल आ रहा है। और इसमें नाज़रीन को जो और बात है कि ये जो प्रेस रिलीज़ है इस प्रेस रिलीज़ से आज जो सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के इंसिडेंट के हवाले से समाअत हुई है, जिसमें इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर लगाए गए रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात हैं उनको भी रिमूव कर दिया गया है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो दरख्वास्त को समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया, और उस पर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि हम अपने एतराज़ात इस दरख्वास्त पर जो है उस पर दलाइल देंगे, जिसकी अदालत ने इजाज़त भी दे दी है। लेकिन ये प्रेस रिलीज़ सब इदारों के लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए पैगाम है कि पाक फौज बहैसियत इदारा 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ, जो कि डायरेक्टली जिसमें आर्मी की तनसीबात को, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, और इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये फ़ौज में बगावत की एक अटैम्प्ट थी, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक साजिश थी। तो इस प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया है कि फ़ौज जो है बहैसियत इदारा 9 मई के वाक़े पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़, किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। जैसे इस वाक़े के बाद कहा जाता था कि 9 मई के जो मनसूबा साज हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, जो एग्जीक्यूटर हैं,
सबको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तो बात उसी तरफ जाती जो है वो नजर आ रही है। सिर्फ फैज हमीद नहीं, कई अहम नामवर शख्सियात का घेरा तंग होता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रेस रिलीज ने उन अहम शख्सियात के खिलाफ, कई रहनुमाओं के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी है। आखिरी लाइन में यह कहा गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम हकूक जो है वो फ्राहम किए जा रहे हैं। यानी उनके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, वो फैज़ हमीद साहब को मैसर होंगे। अब इसमें एक जो खबर है, हमारे सीनियर साफ़ी हैं, कोलीग हैं हमारे हसनात मलिक साहब, उनकी ये स्टोरी है कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो मुमकिन तौर पर फैज़ हमीद साहब के लॉयर हो सकते हैं। बल्कि उनकी तो खबर है कि उनके लॉयर हैं, उनकी खिदमात को हायर कर लिया गया है। अभी कुछ अर्सा पहले जो सुप्रीम कोर्ट में साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज़ सदीकी के मुकदमे की जो समाअत हुई थी, उसमें भी फैज़ हमीद के जो वकील थे, जो लॉयर थे, वो ख्वाजा हारिस साहब थे। लेकिन मेरी जो अपने मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई है, उनसे मुझे ये पता चला है कि फैज़ हमीद साहब की अभी तक, अब जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक फैज़ हमीद या उनके किसी रिश्तेदार या किसी रिलेटिव की तरफ से ख्वाजा हारिस साहब की खिदमात को जो है वो हासिल नहीं किया गया है। वो उनके ऑफिशियली अभी तक कौंसल नहीं बने हैं, माजी में रह चुके हैं, लेकिन इस केस में अभी ख्वाजा हारिस साहब जो हैं फैज़ हमीद के वकील नहीं बने हैं। आगे चल के हो जाएं तो कोई इसमें जो है वो बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के लोगों को वार्निंग जारी कर दी है। अब वार्निंग किस बात पे जारी की गई है? वार्निंग इमरान खान साहब ने इस बात पे जारी की है कि मैंने जो नाफरमानी के हवाले से नया कार्ड खेला है कि हुकूमत मुज़ाकरात करे, तो हमारे मुतालबे हैं, 9 मई है, क्योंकि ये मामला भी ISPR वाला 9 मई से जुड़ा है। खान साहब 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनवाना चाहते हैं। और खान साहब कहते हैं कि अगर हमारे कारकुनान को रिहा नहीं किया गया, जुडिशल कमीशन नहीं बनता, तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। तो इस इमरान खान साहब के फैसले पे, ऐलान पे, तहरीक इंसाफ ने एक झैली कमेटी बनाई। अब उस झैली कमेटी बनाने पे कल जब बुशरा बीबी साहबा की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई और बुशरा बीबी साहबा ने जो खान साहब के कानों में आके बातें की हैं, उसके बाद इमरान खान साहब ने पार्टी के रहनुमाओं पे चढ़ाई की है कि मेरा ये फैसला है कि सिविल नाफरमानी के हवाले से हमने जारहाना सियासत भी करनी है, हमने मुज़ाकरात भी करनी है। किसने ये फैसला किया? पार्टी में जुर्रत कैसे हुई कि आप मेरे फैसले के ऊपर उसकी हैसियत जानने के लिए, उसकी कानूनी हैसियत जानने के लिए आप जो है वो झैली कमेटी बना दें? इस पर पार्टी के रहनुमा की तरफ से, PTI के एक अहम शख्स की तरफ से खान साहब को कहा गया कि ये तो एग्जीक्यूशन के लिए हमने कमेटी बनाई थी। लेकिन खान साहब ने ये जो वार्निंग दी है, वार्निंग ये दी है नाज़रीन कि जिसने मेरे अहकामात पे अमल दरामद नहीं करना, जो मैंने सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी है और जारहाना मैंने हिकमत अमली अख्तियार की है, जिसने मेरे अहकामात के ऊपर अमल नहीं करना, मेरे फैसलों का आके दिफा नहीं करना, उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं। जो मेरा दिफा नहीं कर सकता वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ जाए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रह सकता, नहीं बन सकता। जो मेरे फैसलों के ऊपर सवाल उठाए या जो मेरे फैसलों का मीडिया में आके दिफा ना कर सके। लेकिन नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस में जो डेवलपमेंट हुई है, कल जो बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान साहब के सेक्शन 342 के जो बयानात कलमबंद हुए हैं, 79 क्वेश्चन इमरान खान से थे और 79 क्वेश्चन बुशरा बीबी साहबा से पूछे गए थे। इन दोनों के बयानात कलमबंद होने के बाद अब नाज़रीन यह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में गवाहों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं। इमरान खान साहब का भी सेक्शन 342 का स्टेटमेंट आ चुका है। तो अब ये जो केस है ये 10 दिन के अंदर कंक्लूड हो सकता है। ये केस 190 मिलियन पाउंड का ना सिर्फ 10 रोज में कंक्लूड हो सकता है, बल्कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ नैब का जो रेफरेंस है उस पर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का फैसला भी आ सकता है। वैसे तो ये एक एजाज़ हासिल है इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम को कि वो कार्रवाई को प्रोलॉन्ग करने में महारत रखते हैं, एक्सपर्टीज़ रखते हैं, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने में। लेकिन ये जो नाज़रीन ज़राए बात कर रहे हैं कि 10 दिन के अंदर ये केस कंक्लूड हो सकता है, ये बात फैक्चुअली बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि अब जब 342 का स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद केस जो है वो आप यूँ समझें कि 1 से 2 दिन की मार है। लेकिन यहाँ पर ज़राए जो है वो मैक्सिमम 10 दिन का बता रहे हैं कि 10 दिन में ये केस जो है अपने मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँच सकता है। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग। आप नाज़रीन से इजाज़त लेने से पहले जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था साबिक चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब के हवाले से, वो बड़ी अहम खबर है। उसकी डिटेल फिर नेक्स्ट व्लॉग में चंद घंटों के बाद जो भी हम अपना व्लॉग करेंगे
उसमें उनकी तफसीलात आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन अब तक ले इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो अपनी दुआ में याद रखें।